तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जेल वार्डन का एग्ज़ाम आने वाला है, सेकेंडरी लेखपाल के एग्ज़ाम की कंफर्म डेट है या नहीं, पर डेट आ गई है एक छोटी सी, जहाँ फॉर्म भरे जाएंगे 25 जून। और हम सुबह डेली करते ही हैं एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का, तो इसे हम शुरू रखेंगे और ये डेली रहेगा। बस 2 दिन थोड़ा लेट हुआ था, कल से वापस से 6 बजे ही ये प्रैक्टिस सेट आपका आएगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे है। और ये इंपॉर्टेंस सभी के लिए है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, कोई सा भी यूपी का एग्जाम हो, अगर आप इसे डेली करेंगे तो आप पाएंगे। देखिए छोटा सा क्लास है, छोटा सा प्रयास है, इसे प्रयास को सफल बनाएं अपने लिए भी, हमारे लिए भी। उससे क्या होगा कि आप कम से कम एक ऐसा सब्जेक्ट आपके पास होगा जहां आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? मतलब ये जितने भी शब्द हैं ये सब चतुर्थ के क्या हैं? चतुर के समानार्थ हैं, पर कोई एक है जो नहीं है। देखो चतुर मतलब तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, सही है। चतुर का मतलब कुशल भी हो सकता है, जो कुशल काम करता हो, एकदम कुशल कारीगर हो। यह है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब होता है कि एकदम जो आपने बोला सामने वाला आपको एकदम से रिप्लाई कर दे, कहते हैं ना हाजिर जवाब हो रहा भैया, तो बहुत आजकल ऐसा वाला हाजिर जवाब। तो ये भी क्या होता है? चतुर होता है। तो क्या बचा यहाँ पर? खुदगर्ज। क्या बचा? खुदगर्ज बचा यहाँ पर। गोविंदा की एक पिक्चर भी आई थी खुदगर्ज, देख लेना, ठीक है ना। तो क्या आंसर है इसका? खुदगर्ज। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 बता रहा है हमें घोटक शब्द का या घोटक का तद्भव रूप क्या होता है? घोटक का तद्भव रूप क्या होता है? तो देखिए घोटक जो है तत्सम शब्द है और घोटक का मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पर आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। और तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा, इसे आप भी बहुत आसानी से कर पाते। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सर कोमा जो कि सरोवर का पर्यायवाची है, यदि सर के प्रथम वर्ण से के स्थान पर श का प्रयोग किया जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? मतलब ये कह रहे हैं कि आपने सर लिख रखा है और इसे अगर शर लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन सा नया शब्द बन जाएगा, आपको ये बताना है इसके अंदर। तो भैया मैं बता दूं, शर जो होता है, देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है और यूनिक तरीके से पेश किया गया है। शर का मतलब होता है वाण। क्या होता है शर का मतलब? वाण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसे हिट करेगा। क्लियर है? देखिए बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे, जब ये सर से शर बन जाएगा तो शर का मीनिंग क्या होगा? इसका अर्थ होगा बाण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन हमें बता रहा है कि चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो सुना ही होगा। तो पूरी कहावत क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो कौन सा है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये वैसे भी कहावत है छोटी सी, जो आपको याद होगी, लोकोक्ति है सॉरी, तो याद होगी ही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए वीडियो पसंद आता है, वीडियो देखते हैं तो शेयर जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि एक रास्ता है जहाँ से आपको डेली वीडियो मिलेगी। इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट एकदम ही मजबूत हो जाएगा और आप आएंगे अव्वल आने वाली परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बता रहा है, आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए जब आवश्यकता से अधिक, देखिए ये लिखा अल्पवृष्टि, तो अल्प का मतलब तो कम हो गया, यहाँ तो कोई बना नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है अतिवृष्टि, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। वैसे अधिक वृष्टि लिखा है, लेकिन अधिक तो सिर्फ अधिक है, लेकिन ये कह रहा अधिक वृष्टि हो, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक हो। किससे हो? कैसे अधिक? अगर ये नहीं होता आवश्यकता से अधिक, सिर्फ अधिक होता तो ये सही हो जाए, पर क्या लिखा? आवश्यकता से अधिक, तो अति हो गई है ना किसी चीज की। जब किसी चीज की अति हो जाए तो अति वृष्टि हो जाएगी, जब वृष्टि अत्यधिक हो जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाए। ये समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा? आइए देख लेते हैं। इसके अंदर अलंकार है उपमा अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसके अंदर जो अलंकार है वह है आपका उपमा
अलंकार। क्लियर है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं। अधजल नगरी लिखा है, अधजल नगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए सही वाक्य या वाक्य बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है, फूटी हुई नगरी से जल टपकना, कोई इससे कहीं सा सेंस नहीं। आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, बिल्कुल नहीं। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। तो ये है ऑप्शन सी कि अधजल नगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 हमें बता रहा है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। लिखा है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य क्या होता है? जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो ये उप प्रधानाचार्य जो लिखा हुआ है, उसमें जो उप लिखा हुआ है उपसर्ग है, तो ये बताना है आपको कि ये तत्सम उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है या देशी उपसर्ग है। इस प्रकार से यहाँ आपको क्या करना है, इस चीज की जानकारी को देना है। तो यह है तत्सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है ये? तत्सम उपसर्ग। ये उप प्रधान है, ये उप है, ये कौन सा तत्सम के अंदर आता है? ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम उपसर्ग के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। आपको बताना है कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। ये चारों में से कोई एक ही ऐसी रचना है जो इनकी नहीं है, तो वो आपको बताना है कि वो कौन सी रचना नहीं है। तो भाई वो है आपकी कादम्बरी। कादम्बरी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ से याद होना शुरू होना चाहिए, सिर्फ इसे ऐसा रट के नहीं छोड़ना है, चीज़ों को समझना भी है। इसका मतलब ये तीनों रचनाएं क्या हैं? मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये अब आपको याद होनी चाहिए। क्या पता अगले क्वेश्चन में, अगले सेट में ऐसी आ जाए कि प्रदक्षिण बताइए किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। क्लियर है ना? तो ये तीनों किसकी हैं? मेघनाथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अर्जुन विसर्जन किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और प्रदक्षिणा किसकी है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। तो इस तरह से चीज़ों को याद करने का आदत डालें आप लोग भी, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। देखिए क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है? नहीं लग रहा, तो उसका मतलब प्रश्नवाचक नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे ये अलग चिन्ह लग रहा है? नहीं लग रहा, तो ये विस्मयादिबोधक भी नहीं हो सकता। क्या इसमें कहीं लिखा है कि इस तुम्हें लंबी नहीं दे, तो निषेधक वाचक भी नहीं हो सकता, मतलब नहीं लिखा, नेगेटिव वाक्य भी नहीं है। तो क्या बचा? ये इच्छावाचक वाक्य बचता है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर्स को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। मतलब कि इसका विलोम शब्द को चुनना है। शब्द क्या है आपके सामने? शब्द है कृपण। तो देखिए करते हैं, क्या इसका तंगदित होगा, कंजूस होगा या उदार होगा? तो इसका सही आंसर है उदार। कृपण का जो उल्टा है वो क्या है? उदार है। क्या है? उधार। उधार मत समझ लेना, उधार तो भैया कर्जा देना हो गया, ठीक है ना, ये कर्जा लेना हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो भाई रसोत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं हैं वह कही जाती हैं अनुभाव। क्या कहते हैं उन्हें? अनुभाव। ये चैप्टर आएगा जब इस बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, क्या कहते हैं इसे? अनुभाव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमें इस बात की जानकारी देता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये बहुत आसानी से सभी को याद होगा, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सीधे सीधा आंसर है कि भाई छंद का जो सबसे पहला उल्लेख मिला है वो हमें ऋग्वेद में मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और लिखा है इसके अंदर, एक देशीय का विलोम शब्द है। एक देशीय का विलोम शब्द है क्या? बहुउद्देशीय, स्वदेशी, विदेशी या सर्वदेशीय? अब देखिए एक देशीय का जो विलोम है वो है सर्वदेशीय। क्या है? सर्वदेशीय। याद रखेंगे, एक देशीय का विलोम क्या है? सर्वदेशीय। बहुत ही आसानी से आप हिंट कर सकते थे, ज़्यादा टफ ये था नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, ग्रीस में कौन सी संधि है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीस में कौन सी संधि आपसे पूछी गई है? बताइए। यहाँ पर क्या इसके अंदर गुण संधि है
वृद्धि दीर्घ संधि है, यण संधि है या वृद्धि संधि है। तो अब आपको यहाँ बहुत अच्छे से देखिए संधि करने का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ। यण संधि में आपको पता है कि यह और वह आते हैं और इनसे पहले भी क्या आता है, आधा वर्ण आता है। क्या ऐसा है इसमें? सर जी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दीर्घ संधि में आ जाओ, दीर्घ संधि देखेंगे, दीर्घ संधि में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। क्या इन तीनों में से कुछ है? हाँ सर जी है, बड़ा ई है इसके अंदर। चलिए हो सकता है ये आंसर हो। गुण संधि में क्या आता है, ओ आ जाता है और ए आ जाता है। तो क्या ओ या ए है? नहीं है, तो ये बाहर। वृद्धि संधि के अंदर क्या आता है, देखिए वृद्धि संधि के अंदर भी बड़ा ए और बड़ा ओ आता है। क्या इसमें से कुछ है? नहीं है, तो बस आंसर क्या बचा, दीर्घ संधि। तो संधि भी लगाना बहुत आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में क्या करिए, विशेषण पहचानिए। तो क्या संकेतवाचक है? नहीं। गुणवाचक भी नहीं है, ये परिमाणवाचक भी नहीं, ये क्या है, संख्यावाचक है। हाँ ये वैसे संख्या है, निश्चित नहीं, पर है तो संख्यावाचक ही ना, संख्या निश्चित नहीं है, ये बात सही है। अगर निश्चित होती और इसमें अंदर ऑप्शन बढ़ जाते कि निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, फिर इस प्रकार से होता, थोड़ा टफ बना देते हैं उसे, क्या होता है उसे थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है। लेकिन फिलहाल क्या है प्यारे बच्चों, फिलहाल ये सीधा सीधा और सिंपल क्वेश्चन है कि संख्यावाचक है। बस यही तो कि संख्या यहाँ पर क्लियर नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहाँ पे जो पापी का पापन होता है क्या, नहीं। पापिया तो बिल्कुल भी नहीं है। पापिन, पापनी तो बिल्कुल नहीं है, ये है पापिन। क्या है, पापिन। जो पापी होता है वो पुरुष होता है, जो पापिन होती है वह स्त्री होती है। क्लियर है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताएगा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए पहले प्रैक्टिस सेट पे भी सकर्मक और अकर्मक से क्वेश्चन आए थे। ये कह रहा है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, रामू को दवा पिलाओ। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। जरा एक बार वीडियो को पॉज करके बताएं कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो आपने पॉज कर लिया होगा, अब पता चलता है कि आंसर है मोहन हंसता है, क्योंकि बाकी सभी में क्या है, सुधीर कार चलाता है। तो मैं पूछूं क्या चलाता है, तो कार चलाता है ना। मैंने आपको बताया था अगर आपको क्या और किसको इन दोनों के आंसर मिल गए तो समझ लेना कि वो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिले तो नहीं है। तो देखो सुधीर क्या चलाता है, सुधीर कार चलाता है। पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। रामू को क्या पिलाओ, दवा पिलाओ। मोहन क्या हंसता है, तो पता चल रहा है कि क्या हंसता है, ऐसा तो नहीं है कि क्या का आंसर मिल रहा है ना। तो आंसर क्या है, फिलहाल ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और क्वेश्चन नंबर 19 में है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको जब हिंदी की क्लास ली थी उसमें समझाया था बहुत अच्छे से। तो जो हमारी ब्राह्मी है उससे जो लिपि आई है वह है देवनागरी लिपि, जिसमें हम लिखते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है। कौन सी लिपि है इस समय, देवनागरी लिपि लिखी हुई है आपके सामने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है आपको, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य हैं, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। बहुत ही अच्छा। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्यों को क्या करना है, चयन करना है। इनमें से कोई एक वाक्य गलत लिखा हुआ है, उसका चयन आपको करना है। तो वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। वह दंड देने के योग्य है। अब दंड देने के योग्य है बोलने की जरूरत नहीं है, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। तो सही आंसर क्या है, बी, मतलब बी में गलती है। बी क्या होना चाहिए, वह दंड के योग्य है, यह दंड का पात्र है ना, ऐसा बोलते हैं। तो कौन सा आंसर सही है। 21 की तरफ चलते हैं। 21 में लिखा है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश यह किस समास का, देखिए ये समास का क्वेश्चन आया है, किस समास का उदाहरण है। तो मैं बता दूं, यह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। गोबर गणेश क्लियर है, किसका है, ये है ऑप्शन सी का।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखेंगे क्या है। किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है? किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है? तो आपको इसमें बताना है, ऑप्शन देख लेते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मैं कब कहा मैं लखनऊ जाऊंगा और पटना नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका धाम में। एक बार मोहन जयपुर गया था और वहां से पुस्तकें खरीद कर लाया या पुस्तकें खरीद लाया। तो इतने सारे में काफी कंफ्यूजन है इनके अंदर, फिर भी देखते हैं किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, देखिए इसमें कहीं कोमे की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं, एंड में किसी जरूरत थी पूर्ण विराम की, तो वो है मैंने कब कहा मैं लखनऊ जाऊंगा और पटना न जाऊंगा। अब देखो ये यहाँ से कोमा लगा, इन्वर्टेड कोमा यहाँ तक है, जबकि यहाँ तक होना चाहिए था, ये गलत है। अगला है कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका धाम, यहाँ कोमा होना चाहिए था, वो नहीं है। एक बार मोहन जयपुर गया था और वहां से पुस्तकें खरीद लाया। एक बार मोहन जयपुर गया था और वहां से पुस्तकें, एक बार मोहन जयपुर गया था, तो यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह क्या आता, अर्धविराम आता, ठीक है ना। तो ये था इस प्रकार से। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यह आपको बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मैं आपको बता दूं तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या बताता है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या सगुण है, वैष्णव मत महती है, या सूफी मतवादी है, या फिर निर्गुण है? तो मैं बता दूं कबीर की भक्ति का जो गुण है वो कैसा है भैया, वो निर्गुण है। इसका स्वरूप कैसा है? निर्गुण। क्वेश्चन भी ये कई बार अपीयर हुआ है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज के, और यह है 25 नंबर का क्वेश्चन। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं किससे? ये बनते हैं सर्वनाम से। ये मैंने आपको बताया है, जैसे कि लिखा, क्या कह रहा है ये? सर्वनामिक विशेषण बनते हैं किससे? सर्वनाम से बन जाते हैं। ये बनते कैसे हैं इस बात पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। आपको आता भी होगा कि कैसे सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बन जाते हैं। वह मेरी कार है, वह मेरी पुस्तक है ना, इस प्रकार का कोई भी शब्द, वह मेरी पुस्तक है, या मैंने बोला वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहला है कि वह मेरी पुस्तक है, तो ऐसे में ये वह क्या है? यह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। लेकिन दूसरे में वह के बाद क्या आ गया? पुस्तक आ गया, मतलब कि कोई नाउन आ गया, मतलब कि हिंदी में कहें तो संज्ञा आ गया। तो ऐसे में ये जो वह शब्द है क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो किससे बना? सर्वनाम से बना। तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।